हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी में यूपी बोर्ड के बच्चों के। एक्चुअली होंगे तो सभी के ही। कमेंट किया गया था कि मैम एसएसटी जो है उसके टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आते, थोड़े क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उन पे कोई आप लेक्चर लेके आ जाइए। तो इसीलिए मैं लेक्चर लेके आई हूँ और इस लेक्चर में हम उसी के ऊपर उसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम उपभोक्ता एंड टॉपिक में क्या क्या है ये सारी चीज़ें, उपभोक्ता किसे कहते हैं, और टॉपिक में और भी जितनी हेडिंग्स बन सकती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन करने के बाद और ये चैप्टर समझने के बाद आपके इस चैप्टर में से आपके एग्ज़ाम में आने वाला, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, अब अच्छे से अगर आप इस लेक्चर को ही अच्छे से सुन ही लोगे, अगर माइंड में सेट कर लोगे, थोड़ा बिठा लोगे, ध्यान से सुन लोगे, तब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दो चीज़ें होती हैं बाज़ार में, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है। उत्पादक कौन होता है? किसी भी मटेरियल को, चीज़ को तैयार करने वाला, उसे बनाने वाला। दूसरा होता है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उस चीज़ को खरीदने वाला। बेचेगा कौन? बनाने वाला यानी उत्पादक। खरीदेगा कौन? उपभोक्ता। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को लेके उपभोक्ता चीज़ें आती हैं, जैसे उत्पादक और उपभोक्ता। ये तीन चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं ये आदमी। कृषि से जुड़े हुए हो सकते हैं, उद्योग मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह या इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, और सेवा मतलब जो जॉब में होते हैं जो लोग, उन सेवाओं का मतलब यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग जितने भी होते हैं ना, जॉब करने वाले, वो सब सेवा में आ जाते हैं, चाहे वो जॉब किसी भी तरीके की हो। एक स्वीपर से लेकर के और सीएम तक या पीएम तक के लेवल की जितने। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा कि उपभोक्ता जो चैप्टर है उसे लाया क्यों गया, उसे ऐड क्यों किया गया आपके सिलेबस में। ठीक है, यहाँ देखिए आप सब, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा कि किस पर्पस से इसको जोड़ा गया है और कितना हमें इसके प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ था। एक एएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण, यानी अच्छे से उसे बेहोश नहीं किया, रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए। यानी अच्छे से उसे बेहोश तो किया नहीं और उसका ऑपरेशन करने लग गया। ठीक है, जिसके कारण उसके दिमाग में जो है वो कुछ ऐसे लक्षण आ गए जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में ठीक है 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। आपके पास मतलब सबूत नहीं है, कैसे हम मान लें कि हाँ ये उनकी मिस्टेक हुई है। मतलब रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में फिर दोबारा से अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया, फिर जांच करने के बाद, और हर्जाना देने का फिर उसे आदेश दिया डॉक्टर को 5 लाख का। ठीक है, तो इसमें आप ये देखोगे फिर आपको अब इसी स्टोरी से आपको ये टॉपिक समझ लेना है। तो यहाँ आप ये सोचोगे कि मैम आपने तो एक ऐसा एग्जांपल दिया है कि मतलब वो हॉस्पिटल वाला था, लेकिन आप फिर बाज़ार की बात कर रहे हो। तो भाई मैंने बोला है कि ये उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं वो तीन चीज़ों से जुड़े होते हैं। नंबर 1 कृषि से जुड़े होते हैं, नंबर 3 उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं, और नंबर 3 सेवा से जुड़े हो सकते हैं। तो ये तीसरे उत्पादक और उपभोक्ता की श्रेणी में आया ना ये डॉक्टर वाला केस, क्योंकि वो सेवा में है डॉक्टर। अब देखो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हीं तीन चीज़ों के अंतर्गत मिलकर बनती है, चाहे वो। लेकिन अब हम बाज़ार के ऊपर आ जाते हैं। बाज़ार की अगर बात करें तो बाज़ार में शोषण कई तरह से हो सकता है, जैसा कि कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। अनुचित का मतलब क्या होता है कि वे मिलावटी चीज़ें बेचने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं। मान लेते हैं कहीं पर एक सीधा साधा आदमी कुछ खरीदने के लिए गया शॉप पे, शॉपकीपर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो क्या करेगा वो कि भाई नहीं इतने नहीं पैसे हुए, इतने ज़्यादा हो गए, अरे वो हाँ भाई चलो ठीक है हो गए होंगे, ऐसे भी तो हो जाता है ना। या फिर अपने उसमें तोल में कुछ ऐसे गड़बड़ी कर देता है, या फिर कर रहा, अगर वो चीज़ अपने पास से तैयार कर रहा है तो उसमें मिलावटी चीज़ें कुछ ऐसा ऐड कर देता है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें देखते हुए
जब उत्पादक यानी चीज़ों को बनाने वाला थोड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं ना, यानी उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाए चीज़ों को बेच करके, ऐसा दूसरों के साथ धोखा कर करके, उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाज़ार उचित तरीके से काम नहीं कर सकता। विशेष रूप से यह स्थिति मतलब ये ऐसी कंडीशन जब तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो, अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और स्मार्ट कंपनियां। ठीक है, यानी ये कब होता है, ये जब होता है जब मान लो कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, कोई भी कोई फैक्ट्री लगाई, मान लेते हैं आपने एक जीन्स की फैक्ट्री लगाई, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, वहाँ पे जीन्स तैयार होती हैं। तो जीन्स में जीन्स तैयार करने वाली जो फैक्ट्री है उसका जो मालिक है वो एक तो अच्छा माल तैयार नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई चलो फिर उसका माल ख़रीद भी लेते हैं तो वो फिर उनके साथ धोखा भी कर रहा है। धोखा मतलब कैसे कि जीन्स को महंगे में बेच रहा है, इस तरीके की कुछ, या फिर किसी और दूसरी बड़ी कंपनी का, फेमस कंपनी का लोगो लगा के उन चीज़ों को धोखे से, मतलब ऐसे लोगो लगा के कि ये वहाँ का माल है, ये ऐसा वैसा है, कुछ मिलावट वगैरह करके उनको बेच रहा है। तो फिर थोड़े टाइम तक तो उसकी ख़रीद होती है, उसके यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त चलती है, लेकिन फिर बीच में रुक जाती है। ज़्यादा मतलब चीज़ डुप्लिकेट चीज़ों का बाज़ार में ज़्यादा आ जाना और उनको ख़रीदने वाले फिर कम हो जाना, तो ये फिर बाज़ार मतलब अच्छे से नहीं चल पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा, उस बाज़ार मंदी की तरफ आ जाएगा ना। फिर दूसरी तरफ अगर दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरे ज़मींदार लोग हैं, बड़े ज़मींदार लोग हैं, और वो कोई फसल उगाते हैं और उस फसल को बेचने के लिए उन्हें फिर मार्केट में जाना होता है। जब वो मार्केट में आए और वहाँ पर जो उसे ख़रीदने वाले लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो इतने दाम में ख़रीदना है और इससे ज़्यादा दाम नहीं लगाएंगे, बेटर रेट पे नहीं बिकेंगी, तो फिर उसका लॉस होगा भाई, वो तो ख़राब हो जाएगी फसल। लेते हैं कोई लेडीज़ है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन में काम करती है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई तो उसको कर्ज़ लेके अपनी ज़मीन में काम करना पड़ रहा है, मतलब उसमें खाद वगैरह डालना, सिंचाई वगैरह के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करानी अपनी बहुत, तो उसने कर्ज़ लिया और अपनी ज़मीन में कोई एक फ़सल तैयार की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसे, जहाँ से उसने कर्ज़ लिया था बैंक वगैरह से या किसी आदमी से या किसी बड़े ज़मींदार से, तो वो उसे कह रहा है कि या तो तू मेरा कर्ज़ दे दे या फिर अपनी ज़मीन रख दे। तो कर्ज़ के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वो फसल कटने के बाद उसके पास पैसा आएगा ना, लेकिन उससे पहले ही उसे वो आदमी जिससे उसने कर्ज़ लिया था वो उसे मजबूर कर रहा है कि नहीं तू अपनी ज़मीन बेच या फिर मेरा कर्ज़ चुका। तो वो क्या करेगी बेचारी, अपनी ज़मीन को गिरवी रख देगी। तो किसी क्षेत्र में या किसी के पास काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं जिनको कम वेतन पर ही कहते हैं कि आपको सैलरी कम देते हैं और काम उनसे ज़्यादा करवाते हैं, जैसा कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मिल में काम करने वाले जो छोटी छोटी सेवाएं देते हैं, या मेड वगैरह होती हैं, उनको क्या कहते हैं, कम पैसे में ही रखने की। स्कूल वगैरह में काम करने वाली बहुत सारी जो मेड होती हैं उनको कम पैसे में ही रखते हैं ना, काम उनसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो मजबूर होती हैं काम करने के लिए भी। तो उनको फिर कई परिस्थितियाँ उनके पास ऐसी आ जाती है कि उन्हें ये सब झेलना पड़ता है, मतलब, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक होता है। तो ऐसे इस तरह के जो इतने सारे शोषण मैंने बताए हैं आपको, ये सारे शोषण ही हैं। तो इन शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए। इन नियम बनने से पहले भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिन जिन जो जो भी आदमी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे उन्होंने एक आंदोलन कर दिया, मतलब करने लगे। तो फिर इस तरीके से ये जो आंदोलन हुआ इसको उपभोक्ता आंदोलन का नाम दे दिया गया, ठीक है। और उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थे भाई अपनी इस काम से, या तो भाई हमारा काम बढ़ा रहे आप तो हमें हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, लेकिन अगर आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे और काम हमारा बढ़ा रहे हो, और फिर जितने भी ज़्यादा मैंने पीछे एग्जांपल दिए हैं वो सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन वाली थी ही नहीं। सेटिस्फेक्शन के कारण ही मतलब उपभोक्ता आंदोलन हुआ, और उपभोक्ता आंदोलन होने के बाद फिर कुछ नियम बनाए गए, नेशनल लेवल के भी नियम बने और इंटरनेशनल लेवल के भी नियम बने,
ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर होती हैं। नेशनल कैसे अगर आप ये देखोगे तो कैसे, जैसा कि नेशनल लेवल पर तो ऐसे होगी जो भी मज़दूर या सेवा वाले से सर्विसेज वाले हमारे देश में काम करेंगे वो नेशनल लेवल के होंगे, बट हमारे देश से बाहर जाकर ज़्यादा पैसे की कोई काम करता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा ना। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये नियम कानून बनाए गए। आप यहाँ पे देखो कि भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय के कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ। अनैतिक मतलब ये नैतिक चीज़ थोड़ा ही थी कि उनके साथ में ये सब चीज़ें हो रहा है, ये अनैतिक ही है ना। और अनुचित व्यवसाय का मतलब है कि वो सेटिस्फाई नहीं है मतलब अपनी इस सैलरी से, तो उनके साथ व्यवसाय जो कर रहे हैं वो अपना जो ये काम कर रहे हैं बेचारे, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, तो अनुचित काम करवाया जा रहा है, मतलब उन मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता मतलब ये काम करने वाले इसी पर्पज़ से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनको फिर बढ़ावा देने के लिए, यानी ये सब काम करें, आगे आए, मतलब चीज़ों की खरीदो फरोख्त भी करें और आगे सर्विसेज में आए अच्छे से। इन सब को बढ़ावा देने की ज़रूरत महसूस करते हुए ये कानून बने और ये आंदोलन चलाया गया। अत्यधिक खाद की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। आप इस चीज़ को यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मतलब क्यों उपभोक्ता आंदोलन हुआ था, तो आप इसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मतलब अत्यधिक खाद्य कमी यानी खाने वाली चीज़ों की कमी हो गई थी। जमाखोरी, बहुत सारे लोग ऐसे थे, साहूकार जो थे वो जमा कर रहे थे अपने पास। कालाबाजारी, यही वाला सिस्टम के काला धन वगैरह। खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में, यानी खाने वाली चीज़ और खाने वाले जो तेल थे ना, जैसे कोकोनट तेल है, सरसों का तेल होता है, ये जो रिफाइंड वगैरह होता है, इन सब चीज़ों में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। ऐसे आप ऐड कर सकते हो। हुई है हमारे भारत में, मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि कोई शॉपकीपर जो होता है वो कोई मिलावट की चीज़ें तो नहीं सेल कर रहा है, अगर है तो उसके खिलाफ़ फिर मतलब कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ़ FIR वगैरह लगाई। इसे क्लियर नहीं हो पाता तो आप कुछ भी अगर एक भी डाउट रह जाता है तो आप इस तालिका को पढ़िए ध्यान से, और फिर इस तालिका के नीचे देखो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं उनके सामने, जैसा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाइए। ये है ना आपका, प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाइए, यानी कैसे निशान लगाना। क्वेश्चन को पढ़ोगे पहले आप, जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की थी उससे, ठीक है, तो हमेशा में लगाओगे कि हाँ मैं तो हमेशा करता हूँ, तो आप इस पे लगा दोगे। कि कभी कभी मैंने कहीं कहीं रसीद की मांग की थी, तो आप इस पे लगाओगे। और मैंने रसीद कभी ली ही नहीं, ठीक है, ऐसे करना है आपको, सारे ज़रूर करना ही है। तीसरा देखें अब, आप ये भी देखिए नीचे टिप्पणी में, यदि प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर ग और विशेष के लिए क है, तो आप उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक हैं। ठीक है, ये देखना फिर मिला के यहाँ पे इसमें से टिप्पणी में से मिला लेना फिर अपने क्वेश्चन, कि अगर आपके ये वाले इनके उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 के, 12 के, 13, 15 और 16 के अगर आपके उत्तर ग है तो देखना कि आप उपभोक्ता के लिए मतलब चीज़ों को खरीदते हैं जब आप, तो आपको पूरी जानकारी है, आप उसके लिए जागरूक हैं उपभोक्ता वाले सिस्टम के लिए। फिर खा में देखना, अगर प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर क और बाकी के लिए ग है, तो आपको उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जागरूक नहीं हैं। गा में देखेंगे, यदि सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर ख है तो आप आंशिक रूप से जागरूक हैं, यानी कभी हो जाते हैं, का मतलब है कि कभी आपको अकल आ जाती है और कभी नहीं आती। ठीक है, तो देखना आप किस लेवल के हैं, उपभोक्ता की किस लेवल के उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइज। इनमें आप देखोगे क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। ठीक है, ये आपका सही है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है, यानी बहुत आसान और जल्दी हो जाती है ये उपभोक्ता की। अगर मतलब मार्केट वाले, अगर कोई भी ऐसा उपभोक्ता से संबंधित केस है
तो अगर उसके इसको कर दिया किसी ने तो इसकी मांग जो है वो बहुत एक तो आसान हो जाती है, केस आसानी से सोल्व हो जाता है और दूसरा जल्दी हो जाता है। ऐसे ही उपभोक्ताओं के मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। हाँ, ये ठीक बात है, यानी मुआवजा लेने का उसे हक है क्योंकि उसके साथ में धोखा किया है किसने, उत्पादक ने। उत्पादक मतलब चीज़ को बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखें, कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। कोपरा क्या है, अगर आप देखोगे कोपरा ये नियम बनाया गया था, इंटरनेट 98 में बनाया गया था ये, ठीक है। तो ये कोपरा केवल सामानों पर ही लागू नहीं होता बल्कि तीनों चीज़ें जो मैंने आपको अभी पीछे गिनाई भी हैं, बताई भी हैं कि एक तो कृषि से संबंधित सेवाएं होंगी, दूसरा इंडस्ट्री या उद्योग से संबंधित सेवाएं, और तीसरा आपका सर्विसेज यानी जॉब। तीनों श्रेणियों के, ये सिर्फ सामानों पर ही लागू नहीं होता, तीनों सेवाओं पर लागू होता है। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। हमारे यहाँ भी उपभोक्ता के निवारण की अदालतें हैं, यानी उपभोक्ता के केसेस लड़ने वाली। जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। जब अत्यधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। ये बात गलत है, यानी जब उससे ज़्यादा ही मतलब कई लाख का या कई करोड़ों का अगर उसे नुकसान हो गया है तो तभी जाए, वो छोटे मोटे नुकसान पर ना जाए। नहीं, ये बात गलत है क्योंकि इससे ना बहुत गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। जब आप छोटी गलती पे ही किसी को टोकोगे नहीं तो वो और ज़्यादा बड़ी गलती करेगा, फिर और ज़्यादा बड़ी गलती करेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कर देगा। जैसा कि वो एग्ज़ाम्पल देखें, अगर वो नीरव मोदी और देश का पैसा लेके भाग गई, फिर वो नुकसान किसका हुआ, जनता का ना। जनता का पैसा लेके भाग गई वो और उनका बिगड़ा कुछ नहीं, तो फिर ऐसी वाली बात हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। यहाँ पे आप ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे ऊपर जिनमें मैंने सही गलत बताया है आपको। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं आपको बना करके चैप्टर में से, कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप इनको निगाह में से निकाल लेना एक बार। और दूसरा ये 9 क्वेश्चन जो है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ लिखें, ठीक है। क्या क्या अधिकार है उपभोक्ताओं के, मतलब चीज़ खरीदने वालों को क्या राइट मिलता है। एक तो उन्हें अगर आप मान लीजिए आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीद रहे हैं कुछ भी, तो आपको आप रिफ़ाइन खरीद रहे हैं, जो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको रिफ़ाइन के बारे में सारी जानकारी लेने का अधिकार है। आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं भाई कौन सी कंपनी का है, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसके तहत उपभोक्ता अब सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट बड़ा भी हो सकता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई कृषक है और उसे अपनी कृषि के बारे में कुछ खाद वगैरह खरीदना या कोई नॉलेज लेनी है किसी भी तरीके की, तो वो पटिशन डाल के ना सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है वहाँ पे, और उनको देना पड़ेगी क्योंकि ये इसी नियम के तहत आता है। अब हर नागरिक को सरकारी विभाग में जो भी चल रहा है वो जानने का हक होता है। दूसरा आता है आपका, एक तो सूचना का अधिकार होगा कि उसे सारी तरीके की जानकारी लेने का अधिकार है। चुनने का अधिकार आता है जिसके तहत उपभोक्ता को यह चुनाव करने की ज़रूरत होती है कि क्या वह खरीदी गई सेवा का उपयोग जारी रखना चाहता है या बंद करना चाहता है। यानी मान लीजिए किसी ने एक बार कोई एक चीज़ खरीद ली, आपने कोई रिफ़ाइन का किसी कंपनी का कोई अच्छा सा रिफ़ाइन ख़रीदा, और फिर आपको वो आपने उसे यूज़ किया, यूज़ में वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसमें अच्छा खाना नहीं बनता या कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो फिर आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे आगे से ख़रीदोगे या फिर आप उसे आगे से नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो ये चुनने का अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति है। तीसरे नंबर पर ये आता है, और अगर उसका रिफ़ाइन ख़राब निकल गया तो वो उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। भाई इसने मुझे डुप्लीकेट रिफ़ाइन दिया है और मैं इसके खिलाफ FIR कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होगी फिर। तो ये 3 अधिकार मिल गए उपभोक्ताओं। हेडिंग बन जाएगी जैसे नंबर 1 सूचना का अधिकार, नंबर 2 चुनने का अधिकार, और नंबर 3 आपका उपभोक्ता को अनुचित व्यापार का अधिकार, यानी नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे चुनने का अधिकार आ जाएगा, और नंबर 3 पे आपके ये वाला अधिकार आ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 और ये आपका नंबर 3 पे आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही एक क्वेश्चन दूसरा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। यानी भारत में उपभोक्ता आंदोलन जो चला था, जब मैंने बताया कि इन सारी चीज़ों को देख करके फिर उपभोक्ता आंदोलन चला, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने आंदोलन कर दिया, हड़तालें कर दी। तो इसने पूछा है कि उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें, भारत में कैसे कैसे फैला। ठीक है, तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन बहुत हद तक विकसित हुआ, यानी आंदोलन आ तो गया था कोपरा 1986 के जो अधिनियम आया था उससे पहले, लेकिन वो ज़्यादा फोर्सफुली नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोपरा अधिनियम 1986 आया ना, उसके बाद से ये उपभोक्ता आंदोलन को इसे थोड़ा फोर्सफुली होने लगा, बल मिला। लेकिन इसकी स्थापना के बाद से आंदोलन जो है वो काफ़ी हद तक सशक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके कायदे कानून या जो इसकी प्रोसेस है ना, ये अगर कोई किसी उत्पादक के खिलाफ यानी चीज़ बनाने वाले के खिलाफ कोई उपभोक्ता यानी चीज़ खरीदने वाला अगर कोई केस कर देता है किसी समस्या को लेकर, तो इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। तो इन जटिलताओं के प्रति जो है ये ज़्यादा बड़े लेवल पर इसको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, मतलब ज़्यादा लोगों ने। और अब ये कह रहे हैं कि इसको इजी बनाने की कोशिश है, ताकि हर कोई मतलब इसमें पार्टिसिपेट करे अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है, ऐसा। फिर है, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार के द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। उपभोक्ता का मतलब वही जो मैं बार बार बता रही हूँ, यानी चीज़ खरीदने वाले हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, उनका सेटिस्फेक्शन जीतने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये है। भारत में उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा 1986 बनाया गया। इस अधिनियम से एक उपभोक्ता को अनैतिक व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिलता है और उसे एक साधन मिलता है जहां से वो अपनी बात रख सकता है। आरटीआई भी एक नागरिक को मदद करता है, यानी सूचना का अधिकार जो है आरटीआई, इसके तहत भी वो मतलब जानकारी ले सकता है। यानी कई कदम उठाए गए हैं उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए। पहले तो हमें जब एग्ज़ाम में आप कॉपी करोगे ना, कोई क्वेश्चन करोगे, तो पहले तो जैसा कि हेडिंग बना लेना क्वेश्चन में से ही, ठीक है। और हेडिंग बनाने के बाद फिर उसमें या तो पॉइंट डाल के लिख दो, या पॉइंट नहीं बन पा रहे आपसे तो आप अपनी बातें इजीली बना के लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बुकिश लैंग्वेज में लिखना, नहीं, अपने जो भी आपकी लैंग्वेज बस थोड़ा सा ठीक ठाक होनी चाहिए। उपभोक्ताओं, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए गए थे, जैसा कि उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार दिया गया कि भाई आप किसी भी लेवल पर अगर आप जानकारी ले सकते हो किसी भी मटेरियल की, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, या किसी भी सेवा के बारे में आप जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, जिसको कोपरा अधिनियम भी बोला जाता है। ये 1986 में बनाया गया था। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे में आप ऐसा लिख सकते हो, उपभोक्ताओं को बहुत सारी सर्विसेज और सेवाएं दी गई हैं ताकि वो अपनी बात आसानी से रख सकें, कोर्ट में या अदालत में अपने मुकदमों को जो है बिना संकोच किए आसानी से पहुँचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के बाज़ार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मान लेते हैं आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये नहीं कि सारे ठीक जो है वो उसी के सर फोड़ दें, उत्पादक के ही, जो चीज़ बनाने वाला है, जो बेचने वाला है। नहीं, आपके भी कुछ नियम हैं, आपको भी उनको ध्यान में रखना है, आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, ठीक है। तो क्या कर्तव्य बनते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या हो सकते हैं। उपभोक्ता के तौर पर एक ग्राहक की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे यदि वह बाज़ार में है तो वो है, ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। कि सबसे पहले तो ये देखें कि उसकी डेट तो नहीं निकली हुई है। फिर दूसरा क्या देखोगे आप, उस पर जो रेट है उसी के ही हिसाब से उसे ख़रीदें, और अगर ख़राब सामान निकला है तो उसकी फिर आपको शिकायत करें। यह आपके कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे बहुत सारा डिस्कशन हुआ इसी बारे में, बट फिर भी देख लो एक बार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत उपभोक्ता को अनैतिक व्यापार व्यवहार से बचाने के लिए पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनके साथ धोखा होता था। तो इस वजह से फिर जब अन्याय हो रहा है किसी के साथ तो वो कब तक सहन करेगा। इसी बात को लेके फिर आंदोलन हुए, और फिर आंदोलन बड़े लेवल पर हो गए, तो फिर ये नियम लाना पड़ा, ठीक है।
इस अधिनियम से ग्राहक को एक ताकत मिली जिससे वह बाजार में हुए किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, और उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अभी तो देखा है पीछे कि मतलब कृषि लेवल पर हो या कोई सेवा, या फिर कोई सेवा उद्योग लेवल पर हो यानी इंडस्ट्रीज लेवल पर, या कोई फिर जॉब लेवल पर, सर्विसेज वगैरह पर, मतलब इन तीनों क्षेत्र से ही सारी एक्टिविटीज़ जुड़ती हैं। बाज़ार में उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से हो सकता है। दुकानदार कई बार उपभोक्ता को पुराना सामान बेच देते हैं नया बता के, जो कि ग्राहक के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट से दुकानदार ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं जिससे ग्राहक को नुकसान पहुंचता है। इसके खिलाफ यदि उपभोक्ता शिकायत करता है तो दुकानदार इसका इल्ज़ाम उत्पादक पर डाल देते हैं। उत्पादक मतलब जो जिसने चीज़ को बनाया। ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख लो कि एक शॉपकीपर है, आप उससे कुछ सामान खरीदने गए, उसने आपको कोई बेकारा सामान उठा के दे दिया, मतलब डेट वगैरह निकल रही कुछ ऐसा करके, जिससे आपको कुछ लॉस हुआ, और आपने फिर जाके उसे बोला तो वो क्या कहेगा, भाई बाहर से मेरे पास तो ऐसा ही आया था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब उसने उत्पादक पे डाल दिया। ऐसी परिस्थिति में ग्राहक अपने आप को असमर्थ पाता है, यानी अब मैं कहाँ जाऊँ। ग्राहक बेचारा यूँ सोचेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, पता नहीं इससे तो किसने बनाया होगा, अब कुछ भी नहीं कर सकता वो ऐसा। यदि कोई वस्तु एक इलाके में सिर्फ एक ही दुकान में उपलब्ध होती है तो वो इससे फ़ायदा उठाते हुए उस वस्तु के लिए ज़्यादा दाम वसूलते हैं और ग्राहक को मजबूरी में ज़्यादा दाम देना पड़ता है। इस तरह से बाज़ार में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को धोखा देने वाले व्यापारियों से बचा सकें और उसके खिलाफ उचित कदम उठा सकें। एक जागरूक ग्राहक ISI और एगमार्क जैसे चिन्ह देखकर ही सामान खरीदता है, या फिर यदि उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो उसे कैसे और कहाँ अपनी आवाज़ उठानी है। यदि मिलावट का सामान उसे कहीं से पता चला है तो उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उपभोक्ता जागरूकता के लिए ज़रूरी है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। कैसे कैसे, मतलब उपभोक्ता आंदोलन के कारण क्या बने, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिनसे उपभोक्ता आंदोलन हुए, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कितना बढ़ावा मिला इसे आंदोलन को, ये सब बताना है इसमें। और फिर आंदोलन कितने बड़े लेवल तक हुआ या फिर छोटे ही एरियाज़ में हुआ, कितने सारे संगठनों ने इसे किया, ये सब बताना है इसमें। तो देख लो एक बार। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कई कारक हो सकते हैं। कोई सेटिस्फाई नहीं है अपने वर्क से या अपनी सैलरी से, तो ये सारे अनैतिक या अनुचित चीज़ें ही होती हैं। इन सब के खिलाफ खुद की रक्षा करने और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, यानी हमें सर्विस में आगे आना चाहिए, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और करेंगे कब, जब हम सेटिस्फाई होंगे। तो इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने आंदोलन को बढ़ावा दिया। भोजन की कमी हो गई थी, मिलावट वाले सामान आ रहे थे, और आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया था। यानी जब सभी के साथ में ये एक्टिविटीज़ सबके साथ जुड़ी हुई थी तो एक संगठन बन गया इसी चीज़ को लेके कि शिकायत होनी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़कर उपभोक्ता संगठन ज़्यादातर कोई लोग लेख लिखने लगे, मतलब न्यूज़पेपर्स में आने लगी, मीडिया वगैरह पर, रेडियो वगैरह पर, ये सारी चीज़ें जब आने लगी तो समय के साथ उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ी और इसके खिलाफ फिर आवाज़ उठने की क्षमता भी आ गई। फिर 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन बनाया, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर ये बढ़ता चला गया, इसका विकास हुआ। ये भी क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि आपके क्या कर्तव्य बनते हैं। आई थिंक मुझे लगता है रिपीट हो गया है, तो आप देख लेना इसे। ठीक है। एक क्वेश्चन और रह जाता है, बाज़ार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें नियम तो आप समझते होंगे, रूल जो होता है, और विनियम आपका रेगुलेशन।
नियम और विनियम यानी रूल रेगुलेशन। रूल का मतलब होता है नियम जो बनाए गए हमारे उसमें, और रेगुलेशन का मतलब होता है यानी विनियम का मतलब होता है कि उन्हें मतलब उन्हें फोर्स में भी लाने चाहिए, उनको अप्लाई भी करने चाहिए। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको ऐसा बताना है। अब उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बाजार में नियम और विनियम यानी रूल रेगुलेशन ज़रूरी हैं बनने, क्योंकि कुछ गुणवत्ता वाले उत्पाद मुहैया कराते हैं विक्रेता जो होते हैं, यानी चीज़ों को जो बेचने वाले जो होते हैं उनको मतलब ख़रीदने वालों के सामने ये ऑप्शन होना चाहिए कि भाई जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो अच्छे लेवल की चीज़ है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, सामान को तोलने में वो धोखा कर देते हैं, तो ये आपको ये नहीं होना चाहिए। मतलब मन चाहे अधिक दाम में वस्तुओं को बेचने और मिलावटी सामान देने जैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता पड़ी। नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो इसमें, जैसा कि इसने बोला है कि यदि राशन वाला अनाज तोलते वक्त चुंबक का उपयोग करके तराजू को एक तरफ झुका दे और पूरा दाम वसूल करके अनाज कम दे दे उसे, तो ऐसी वाली घटना हो सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें ना हो बाज़ार में, इसके लिए नियम और विनियम की ज़रूरत पड़ी, ऐसा आप लिख दोगे। ठीक है, तो गाइज़ मुझे लगता है आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार रीड कर लेना खुद से। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती, अंडरस्टैंडिंग होती है आपको, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।